कब तक टिकेगी ये? पता नहीं, कोशिश चल रही है, बहुत हिम्मत दिखा रही है। लगता है तेरे से नहीं होगा, कुछ और ही करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि ये एकदम से हिम्मत हार जाए। देखते हैं कब तक टिकती है। किसी भी चीज का मोल उसकी जरूरत पर निर्भर करता है। प्यास लगे तो पानी का मोल समझ आता है, अंत करीब हो तो सांसों का मोल नजर आता है। ऐसा क्यों होता है कि जब हमें हमारी हर चीज बेशकीमती लगती है तो दूसरे की चीज सस्ती हो जाती है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आसानी से किसी की भी जिंदगी ले लेते हैं, आसानी से बलात्कार कर देते हैं। जिंदगी खुद की हो या किसी की भी, वो सस्ती कभी भी हो ही कैसे सकती है? मेहनत और लगन से जीवन निर्वाह करने वाली कविता की जिंदगी में ऐसा कौन सा दौर आया जिसने उसकी जिंदगी को तहस नहस करके रख दिया, उसके सफर को हमेशा के लिए खत्म करके रख दिया। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। इस केस ने अलीबाग पुलिस के सामने अनोखी चुनौती पेश कर दी, क्योंकि यहाँ अपराध की जड़ें गहरी थी और अकल्पनीय थी। ए पकिया उठ। क्या रोज रोज उठाना पड़ता है तेरे को? चल ठेला खोल, जल्दी कर। मेरी मदद के लिए रखा था तुझे यहाँ पर, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान तेरा ही देना पड़ता है। और कल 2 नारियल का हिसाब कम मिला है मुझे। क्या टाई सुबह सुबह किटकिट कर रही है? तो कौन सा टाइम सही रहेगा तेरे लिए? कब करूंगी किटकिट? 2 नारियल का पैसा चाहिए मुझे, आज के हिसाब में जोड़ देना। संदीप बेटा उठ, उठ ना, 8 बजने वाले हैं, स्कूल जाना है ना। चलो जा, जल्दी कर मेरा बेटा। संदीप, ले तेरा टिफिन, जल्दी जा। हाँ, बाय बाय।
आज देर क्यों हुई कविता? 1 मिनट की भी देरी से कितना नुकसान होता है पता है तुम्हें? कुछ पड़ी ही नहीं औरतों को। नहीं, ये ऐसा नहीं, ये ऐसे होगा। कोशिश कर रही हूँ सर। तो वो मैं सोच रही थी कि घर के लिए एक छोटी सी पूजा रखवा लेते हैं। नमक कितना डाला है तूने दाल में? और क्यों करवानी है पूजा? घर की शांति और भलाई के लिए। जितनी अपनी अकल और हैसियत है ना, उतना ही करने का। तो कहाँ से आएंगे पैसे? मैं मैनेज कर रही हूँ ना। और क्यों नहीं आ सकते इतने पैसे? मैं 10वीं पास हूँ। अगर तुमसे शादी नहीं की होती तो और पढ़ती, कोई अच्छी नौकरी करती। अगर मुझे कंप्यूटर सीखने के बाद कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, संदीप के भविष्य के लिए भी अच्छा होगा ना। तो फिर क्यों मना कर रहे हो तुम? खुद तो क्लास का नाटक छोड़ और पूजा का भी। अपना चल रहा है, सब कुछ ठीक है ना? बस इतना ही बहुत है। लेकिन मैंने पुजारी जी को बोल दिया। अरे तो पुजारी को मैं समझा दूंगा। पंडित, पुजारी कहाँ? वो अंदर पूजा में बैठे हैं। पुजारी, मेरी बीवी आई थी क्या इधर, कविता? जी हाँ, मैं ही आपके घर पर पूजा की तैयारियां कर रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं, पूजा कैंसिल। जी, कोई समस्या है? अरे समस्या आप हैं, आप जैसे लोग हैं जो भगवान का नाम दिखाकर हमें डराते रहते हैं, गरीब लोगों का शिकार करते रहते हैं। और मेरी बीवी, मैं तो है ही अकल की कमी। देखिए, आप शांत रहिए। क्या कर रहे हो तुम? माफी मांगो इनसे। अरे मैं क्यों माफी मांगू? माफी तो इन्हें मांगनी चाहिए। मेरे घर में क्या होगा ये मैं तय करूंगा ना, ये नहीं करेंगे। सारी दुनिया से झगड़ा, गैस वाले से झगड़ा, केबल वाले से झगड़ा, पड़ोसियों से झगड़ा, अब ऊपर वाले से भी झगड़ा। इन्होंने कुछ नहीं बताया है मुझे। मैं खुद आई थी इनसे पूछने। घर चलो अब, जब देखो झगड़ा। सॉरी। देख, बोला ना सॉरी। तू समझ ना, सॉरी। ले पानी पी। कितनी बार सॉरी बोलेगा? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तू कभी नहीं समझेगा। तुझे साथ खुद माफ है।
समझेगी। तुझे 7 क्या 7.5 खून भी माफ है। अभी जल्दी कर, जल्दी, लगनी नहीं चाहिए। इतनी रात को कहाँ चली गई? आने दे उसको, तब बताता हूं। तू मुझे क्या घूर रहा है? चल काम कर। कविता, कविता, ला बेटा। कविता, अरे पापा, माँ को क्या हो गया? माँ, कोई एम्बुलेंस बुलाए। हेलो, पुलिस स्टेशन। क्या? बताइए। हाँ। आप यहाँ से कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? 5 घंटा हो गया साहब, 5 घंटे तक पुलिस नहीं आई थी। मेरी बीवी ने मेरे सामने दम तोड़ा। यहाँ फेंक के गए थे गुंडे उसे। और बताए क्या, वो चेहरे ढके हुए नहीं थे। इसका मतलब समझते हैं आप? पुलिस का डर नहीं है उनको। छोटे लोग हैं हम, छोटे लोग। और आप क्या करेंगे? मैं इसका अंतिम संस्कार यही कर दूंगा। आपको रुको देखिए, आप शांत हो जाइए। हम समझ सकते हैं आपकी बात, हम कहीं फंसे हुए थे। हमारे देश में महिलाओं के साथ अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के अलीबाग जिले में एक 35 साल की महिला के साथ दरिंदगी के बाद उसे अधमरी हालत में अपने ही घर के बाहर फेंकने का मामला सामने आया है। उसके पति ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मैं एक दिन के लिए छुट्टी पे था, इंचार्ज तुम थे त्यागी, फिर केस पर रिस्पॉन्ड करने में इतनी देरी क्यों? सॉरी सर, वो लॉकअप के अंदर हिस्ट्री लोग दंगा कर रहे थे, उनको संभालने के चक्कर में मैं सर को टाइम से रिपोर्ट नहीं कर पाया। वो लॉकअप में ही थे ना, भागे तो नहीं थे ना? आइंदा जरा समझिए कि प्रायोरिटी क्या है और क्या नहीं। चलिए बताइए, केस की डिटेल्स बताइए। अब तक क्या क्या पता चला है और अब तक आपने क्या क्या एक्शंस लिए? एक बात तो तय है, अगर वो दोनों आदमी ने बॉडी को घर के बाहर फेंका है, उसका मतलब वो घर को और घर के लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं। बेटे और हस्बैंड ने क्या बयान दिए? सर, हस्बैंड ने बयान देने से मना कर दिया और बेटे का कहना है कि वो उन दोनों को नहीं पहचानता। सर, उसने बताया कि टेम्पो का रंग सफेद था, दोनों आदमी सांवले और मीडियम हाइट के थे। टेम्पो का नंबर उसे याद नहीं है सर। मैंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन मांगी है सर, नाकाबंदी भी करवा दी मैंने। सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया गया है। मोबाइल रिकॉर्ड्स और जीपीएस लोकेशन रिपोर्ट्स कल तक आ जाएंगे। इस केस पर जल्द से जल्द रिजल्ट्स चाहिए। जी सर। और एक बात सर, हस्बैंड ने कुछ जाति भेद का आरोप लगाया था। छोटे लोग हैं हम, छोटे लोग। पूछताछ में पता चला कि काफी सिरफिरा किस्म का आदमी है, पत्नी को मारता था, सबसे झगड़ा मोल लेता था। और कुछ दिन पहले तो एक मंदिर के पुजारी का खुलेआम अपमान भी किया था उसने। कोई समस्या है? अरे समस्या आप हैं, आप जैसे लोग हैं जो भगवान का नाम दिखाकर हमें डराते रहते हैं। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि पति के व्यवहार की वजह से उसे सबक सिखाने के लिए अपराध किया गया हो? लेकिन इस केस में एक और सवाल कि कविता के साथ इतनी बेरहमी क्यों? मैडम, मेरी मदद कीजिए, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जी, मेरा नाम डॉक्टर दिवाकर है, मैं यहाँ ओल्ड सिटी रोड पे प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी बीवी ने मेरे साथ चीटिंग की है, मेरी प्लीज़ कंप्लेन लिखिए। चीटिंग? क्या मतलब? जी, मेरी बीवी डॉक्टर कामिनी मेरे 25 लाख और जेवरात लेके गायब हो गई। सर,
सर पोस्टमार्टम में गैंग रेप कंफर्म हुआ है, लिखा है कि 4 से 5 लोग। और एक बात है सर, रेप के बाद लोहे के हथियार से इंटरनल पार्ट को डैमेज किया गया है। मौत का कारण इंटरनल ब्लीडिंग है सर। और सर टेम्पो की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। सर कविता के फोन रिकॉर्ड्स और जीपीएस लोकेशन रिपोर्ट आ गई है। ये लगभग उसके रोजमर्रा के रूटीन से मैच तो कर रहा है, बस ये एक 14 तारीख का दिन है। उस दिन पैटर्न थोड़ा अलग है। ये देखो 2 बजे के करीब काम से निकलने के बाद और क्लास से पहले वो यहाँ शिवाड़े नगर गई। हेलो, पता करो कि वो वहाँ क्यों गई थी और किससे मिलने गई। ओके सर। और सर ये देखिए 14 तारीख को रात को 9:30 बजे कविता वापस पापड़ फैक्ट्री गई थी। लेकिन वो तो वहाँ शाम 5 बजे तक ही काम करती है ना। हाँ सर, यही इन्फॉर्मेशन मिली अभी तक। फिर उस दिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसको वापस जाना पड़ा। अब हमारा क्या होगा पापा? हमारा सब कुछ तो खाना बना जाके। मुझे नहीं आता पापा। नहीं आता तो सीख ले, क्योंकि इसके अलावा कोई उपाय है नहीं। और हाँ वो पकिया को बोल पैसे देके जाए। ऐसा लगता है तेरा स्कूल भी छुड़वाना पड़ेगा। देखिए मैं समझता हूं कि आप लोग परेशान होंगे, लेकिन आप लोगों से बात करनी जरूरी है। आप समझ रहे हैं ना? आपको किसी पर कोई शक होता तो बता नहीं देता। देखिए मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूं, इसलिए आप भी तमीज से बात करें। आप यहाँ पर कोऑपरेट करेंगे या फिर पुलिस स्टेशन जाकर बात करें? आपकी बीवी के जीपीएस रिकॉर्ड के मुताबिक उस दिन रात को वो घर आई और फिर से रात को घर से निकली और काम पर गई। काम पर? नहीं सर, कविता तो घर पे ही थी। वो तो संदीप फोन लेके गया था रात को 9 बजे। मतलब ये कि हमारे पास एक ही फोन है और वो फोन रात को 9 बजे संदीप लेके गया था बाहर। बोल रहा था दोस्तों से बात करनी। संदीप कब तक आएगा बेटा? माँ मैं आ जाऊंगा ना, अब बच्चा नहीं रहा मैं। ये क्या हो गया तुझे? ए संदीप! उसके बाद मैं 10:30 बजे तक सो गया और तब तक तो कविता घर पे ही थी। फिर संदीप ने मुझे 12:30 बजे जगाया। पापा पापा, मम्मी घर पर नहीं है। कहाँ चली गई? हमने थोड़ा वेट किया, उसके बाद मैं उसको ढूंढने बाहर निकल गया, लेकिन फिर वो मिली नहीं। मैं वापस लौट आया। उसके बाद तो आपको सब पता ही। और फिर 2:30 बजे के करीब बॉडी घर के बाहर फेंकी गई। अब सवाल ये है कि संदीप उस रात तुम अपने माँ के काम करने की जगह पर क्या कर रहे थे, और वो भी तब जब वो घर पर ही थी? सच बोलना बेटा। हेलो, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है और मैं यहाँ कैसे? कामिनी ये नाटक करना बंद करो। ये आदमी कौन है और इतना चिल्ला क्यों रहा है? आप इन्हें नहीं जानते? सर अंदर कुछ नहीं है। क्यों नहीं रहा? बताना। मैं फिर से पूछ रहा हूँ बेटा, तुम उस रात वहां क्या कर रहे थे? देखो टैलेंट तो इंडिया में भरा पड़ा है, लेकिन अगर इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो बंदे को सिर्फ टैलेंटेड नहीं स्मार्ट भी होना चाहिए। तेरी माँ को लगने लगा है कि जो चाहे वो कर सकती है। कंप्यूटर करना है उसे, सब जानता हूँ। छोड़ने वाली है हम दोनों को। एक नया पति और उसके साथ एक नया बेटा, ये सब चाहिए उसको। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? तब कुछ पता है तुझे? कैरेक्टर लेस हो गई है तेरी माँ। नहीं तो पता इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पापड़ी बेल रही है या कुछ और कर रही है? कुछ दिनों पहले
मेरी माँ ने मुझे कुछ बताया था। संदीप, बेटा मुझे हफ्ते में 2 दिन नाइट शिफ्ट करना पड़ेगा। कंप्यूटर क्लास के पैसे भी देने हैं। तेरा भी तो ट्यूशन का फीस बढ़ गया है ना। घर के भी कितने खर्चे हैं बेटा। रात को जब तेरे पापा सो जाएंगे तो मैं निकल जाऊंगी। तू अपने पापा से कुछ कहेगा तो नहीं? कराई शपथ। रात को वापस क्यों जाना है? बेटा बोला ना नाइट शिफ्ट है, ठीक है? जब माँ ने मेरे साथ नाइट शिफ्ट की बात की तब मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैं देखना चाहता था कि वह सच में नाइट शिफ्ट लगती है कि नहीं। मैंने देखा वहाँ नाइट शिफ्ट तो लगती है, पर वो जो देखा वो देखकर मैं वापस आ रहा था और फिर रास्ते में मुझे मेरी माँ मिली। दिवाकर? तो क्या आप इन्हें जानती? जी मैडम, ये मेरा पति है। क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है? दिख नहीं रहा है कि ये नाटक कर रही है? पहले याददाश्त का खो जाना, फिर वापस आना, ये सब इसकी एक चाल है। मेरे घर से पैसे और जेवरात लेकर कहीं छिपा दिए हैं और अब सब ये नाटक करके हमें गुमराह कर रही है। नाटक मैं कर रही हूँ या तुम कर रहे हो? कराड़े, ये सर। वो हिस्ट्री शीटरों की नई वाली फाइल आई? ये सर। सर ये वो फाइल। पापा ठीक कहते हैं कि तुम कैरेक्टर लेस हो, इसलिए वो तुम्हें मारते हैं। और मैं पापा को जाके सब बता दूंगा कि तुम नाइट शिफ्ट करने वाली हो। और मुझे पता है तुम्हें नाइट शिफ्ट क्यों करना है, और मैंने देखा नाइट शिफ्ट पर क्या क्या होता है। बदतमीज, क्या बकवास कर रहा है ये? और क्या देख लिया तूने? अब चुपचाप घर जा और फोन दे मेरा। तूने कहा था तुझे तेरे दोस्त से बात करनी है, अब अपनी माँ से झूठ भी बोलने लगा है। झूठ तो तुम बोल रही हो माँ। संदीप, हो पापा? याद रखना कविता, जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है सम्मान। उसके बिना कुछ भी नहीं है। और उससे भी बड़ी चीज है आत्मसम्मान। उसे कभी मत खो देना। किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। हमेशा कड़ी मेहनत करो और अपनी खुददारी बनाए रखो। कर तो रही हूँ सब कुछ बाबा, लेकिन फिर भी वहां पे जासूसी करता है, शर्म नहीं आई तुझे? पर आपने तो बोला। चुप शोर जी, बस। मैडम, नाटक तो ये कर रहा है। सब चोरी इसी ने किया है, क्योंकि इसका अफेयर चल रहा है, वो भी एक 15 साल छोटी जूनियर डॉक्टर के साथ। पिछले 4 साल से इसे लगता है कि मैं कुछ नहीं जानती, पर मैं सब कुछ जानती थी। और अब मुझे रास्ते से हटाने के लिए मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। मैडम, इसी ने मुझे कुछ ड्रग दिया होगा, जिसकी वजह से मेरा टेम्परेरी मेमोरी लॉस हो गया होगा। मैडम, ये क्या कंप्लेंट करेगा? आप मेरा कंप्लेंट दर्ज कीजिए के खिलाफ। देखिए, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अपने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने घर जाके निकालिए। नहीं मैडम, मैं घर नहीं जा सकती, ये मुझे मार डालेगा। इस बार तो इसने मुझे बेहोशी की दवाई दी है, लेकिन अगली बार मेरी जान ले लेगा। मैडम प्लीज मैडम, मुझे घर मत भेजिए। बाबा चाय।
बेटा कब तक रुकना होगा मुझे यहाँ? बस 2 दिन बाबा, उसके बाद 6 महीने पूरे होने वाले हैं। चिंता मत कीजिए, घर पर सब ठीक है, मैं सब संभाल रहा हूँ, माँ भी ठीक है। पापा पैसे मांग रहे, 4 दिन से तो तू आए नहीं पैसे देने। पैसे नहीं देने वाला मैं, पापा को बुला के बात करेगा मुझसे। तुझे क्या है बे, मुझे पैसे देना। क्या हुआ? पैसे दे, तू पहले पैसे दे। दयानंद खुड़े, अपने आप को पापड़ किंग कहते हो ना? सर छोटा सा बिजनेस है। देवकी सालस्कर, 14 तारीख की रात को, जिस रात को कविता का रेप हुआ था, आप दोनों को ऑफिस में देखा गया था, कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। और किसने बोला आपको? हमें लगा आप कविता के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ आए। और ये सब क्या है? और क्या प्रूफ है आपके पास? अपराधियों को ढूंढने के बजाय आप हमें देख रहे हैं। आपको पता नहीं सर, इस अपराध के कारण मेरा बिजनेस कितना लॉस में जा रहा है। इलाके की औरतों ने काम पर आना बंद कर दिया है और उधर ऑर्डर पे ऑर्डर ले रहा। आप दोनों वहां थे या नहीं? हाँ या ना? और कविता उस रात वहां आई थी या नहीं? कराड़े, इन दोनों को लॉकअप में डालो, याददाश्त ताजा हो जाएगी। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, रात का तो पता नहीं, लेकिन दिन में मिली थी साहब वो काम पे। साहब वो सभी औरतों से किसी दिमाग के डॉक्टर के बारे में पूछ रही थी, 1 हफ्ते से पूछ रही थी साहब। देखिए देवकी जी, अब कहानियां बनाने से कोई फायदा नहीं। लेकिन साहब ये सच है कि वो बोल रही थी कि वो उसी दिन डॉक्टर से मिलेगी। वो दिमाग के डॉक्टर से मिली होगी, पूछा भी होगा, लेकिन हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि 14 तारीख की रात को क्या हुआ था। अगर सच सच बोलना है तो बात करते हैं, वरना कराड़े। सर मैं इज्जतदार आदमी हूँ सर ऐसा मत कीजिए सर। सर क्या आपको लगता है कि इन दोनों की वजह से? हो सकता है त्यागी, कविता परेशान हुई होगी और इसलिए वो फैक्ट्री पहुंच गई, ये समझने के लिए कि उसका बेटा बात क्या कर रहा था। और ये दयानंद खुड़े, ये शादीशुदा है, इसलिए उसने एक घिनौना काम अपने आदमियों से करवाया होगा और फिर बॉडी को फिकवा दिया होगा घर के बाहर, सबक सिखाने के लिए। त्यागी, एक काम करो, ये दयानंद खुड़े के सारे डिलीवरी टेम्पोस की फॉरेंसिक जांच करवाओ तुरंत, कविता के खून के ट्रेसेस के लिए, और उसके डिलीवरी के आदमी और हेल्पर्स को भी लाइन अप करो, और ये कविता के बेटे और पति को शिनाख्त के लिए बुलाओ। जी सर। एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है, कविता रात को निकली थी क्यों? अगर उसका बेटा फोन लेकर रात को घर से बाहर निकलता था दोस्तों से बात करने के लिए, फिर तो वो घर को आ जाता होगा, लेकिन कविता को संदीप रास्ते में ही टकराया था। समझ में नहीं आ रहा है कि वो निकली क्यों थी। सर यही कविता केस की रिपोर्ट। सर 14 तारीख की शाम को कविता का लोकेशन सवाड़ी नगर में था, जो कि डॉक्टर समीर शिंदे के क्लिनिक का था। साइकियाट्रिस्ट है? सर हमने आसपास पूछताछ की, वहां से पता चला डॉक्टर समीर शिंदे काफी टाइम से छुट्टी पे। और एक बात सर, हमें एक नई जानकारी हाथ लगी है। जैसा आपने कहा था, शहर के सारे हिस्ट्री शीटरों को खंगाला, उनमें से हमारे सामने एक नाम आया। सर 1 साल पहले ही जेल से छूटा है। ये साहब मेरे को क्यों पकड़ के लेके आए? अब 1 साल पहले तू जेल से छूटा ना, चेन स्नैचिंग, पॉकेट मारी, लंबी लिस्ट है तेरी। और इस बार तो तू बाहर ग्रेजुएट बन के आया, रेप और मर्डर भी करने लगा। वहाँ बड़े दोस्त बनाए कि नहीं? नहीं साहब, मेरे को कुछ नहीं पता। माना कि मैं गलत था, जेल से छूटने के बाद मैं सुधरना चाहता था। बीच के पार मुझे कविता दीदी मिली। क्या देख रहा है? चमदानिया तो काय को करने का ये धंधा? तेरे से मतलब? ला इधर ला। ये ले। दिखता इतना सा है, पर क्या फटाफट काटा। मेरे को सिखाएगा?
मेरे यहाँ काम करेगा? मेरे को क्या मिलेगा? इनाम इनाम मिलेगा एक दिन बहुत बड़ा। दीदी बहुत अच्छी थी, उन्होंने मेरा काम देखकर मुझे अपना ठेला बेच दिया। उसने तुझे ठेला बेचा या तूने उसको अपने जेल के दोस्तों को बेच दिया? चल बता, क्या हुआ था उस दिन रात को? साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। किसकी कसम खाओ साहब, कविता दीदी ने मुझे सच में अपना ठेला 11 रुपए में बेच दिया था। 11 रुपए? मजाक लग रहा है तेरे को? इस बार तो तू लंबा अंदर जाएगा बेटा। उसको अंदर डालो। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब। साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा त्यागी। एक तरफ ये कविता का बेटा ये कह रहा है कि कविता ज्यादा पैसा कमाना चाहती है, नाइट शिफ्ट भी करना चाहती है, और एक तरफ ये पक्या अगर ये सच कह रहा है तो 11 रुपए में ठेला बेच दिया। ये कविता आखिर करना क्या चाहती थी, और वो रात को घर से निकली क्यों? अभी मत निकलना, तुम्हारे रास्ते पर आज रात नाकाबंदी होने वाली है। आप अंतिम संस्कार के लिए अपनी पत्नी की बॉडी ले जा सकते। सर पापड़ फैक्ट्री में काम करने वाले डिलीवरी मैन को कविता के पति और बेटे किसी ने नहीं पहचाना। ठीक है, रिलीज करो उनको। समझ में नहीं आ रहा एक बड़ा टेम्पो और 2 आदमी हवा में गायब कैसे हो सकते हैं। देखो कामिनी, क्यों ना हम ये सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं। मुझे तलाक चाहिए। इस बात को हम दोनों जानते हैं कि वो पैसे तुमने लिए हैं। कम से कम उसमें से मुझे आधा तो दे दो। मैं नहीं जानती कि तुम किस पैसे के बारे में बात कर रहे। प्लीज ये घर छोड़ के चले जाओ और उस औरत के साथ ही रहना। सर वो डॉक्टर जिसे कविता मिलने गई थी, डॉक्टर समीर, उसके क्लिनिक से फोन आया था। सर मैंने ही आपको कॉल किया था, मैं डॉक्टर समीर की रिसेप्शनिस्ट हूँ। सर इधर। इनका कॉल आया था 14 तारीख को। इन्होंने कहा इनको अचानक से गांव जाना होगा तो इनके सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दूं। लेकिन आज मॉर्निंग में पड़ोसी का कॉल आया कि इनके घर से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, तो क्लिनिक में एक चाबी रहती है इनके घर की, तो मैं वो लेकर यहाँ पर आ गई। डॉक्टर साहब अकेले रहते थे, उनका कोई परिवार नहीं था। सर अंदर ये मिला है। सिर्फ एक टुकड़ा यहाँ पर? इस टुकड़े से तो लगता है कि ये किसी औरत की साड़ी का या दुपट्टे का होगा। इसको एविडेंस बैग में डालो और ब्लड टाइप मैच करो और कविता की फैमिली से इसकी शिनाख्त करो। वैसे भी त्यागी, ये क्राइम सीन लग नहीं रहा है। कविता के गुनहगार तो 4-5 आदमी थे। यहाँ पर ऐसे कोई स्ट्रगल के निशान भी नहीं दिख रहे। तो एक काम करो, पड़ोसियों से पूछताछ करो और घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा भी है। 14 तारीख की फुटेज निकलवाओ। अभी जल्दी कर, जल्दी, मरनी नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब आजकल मुझे नींद नहीं आती। मैं 4-5 रोज से सोई नहीं हूँ। मेरा एक हाथ भी कांपता है। बहुत मेहनत कर रही हूँ ना आजकल। मेरे पति तो कुछ करते नहीं हैं। जब से उसने नौकरी छोड़ी है वो अजीब सा बर्ताव करता है। पता नहीं उसको क्या हो जाता है। मुझ पर हाथ उठाता है, बिना बात के चीखता है, लोगों से झगड़ता है। देखिए आप परेशान मत होइए। मैं आपको 7 दिन की नींद की दवा लेकर आऊँ, उसे आप लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। और अगर आपके पति ज़्यादा ही गुस्सा दिखाएं तो उन्हें चाय के साथ 1 बूंद डाल के दे दीजिएगा। मैं तो कहता हूँ उन्हें आप यहाँ ले ही आइए।
बेटे ने मुझे धोखा दिया, मेरा पैसा लेके भाग गया। सर 2 आदमी आते हैं करीब 4 बजे, घंटी बजाते हैं, डॉक्टर समीर दरवाजा खोलते हैं और 5 मिनट बाद वहां से निकल जाते हैं। सर फॉरेंसिक ने कंफर्म किया है कि कपड़े के टुकड़े पर लगा खून कविता का ही है और उसके बेटे ने भी यही बात बताई कि कविता उस दिन वही साड़ी पहन कर गई थी। कपड़े का टुकड़ा साड़ी से मैच करता है सर। 4 बजे, इसका मतलब है बॉडी को घर के बाहर फेंकने के बाद, तो फिर वो टुकड़ा वहां कैसे? अब तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कुछ ऐसा हुआ होगा। 14 तारीख की रात को कविता घर से बाहर निकली, अपने बेटे से टकराई, उसके बाद वो कहां गई उस बात की अपने पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। उसके बाद उसके साथ जुर्म होता है, उसे घर के बाहर फेंका जाता है करीब 2:30 बजे। फिर 4 बजे वो दोनों लोग डॉक्टर समीर का खून करते हैं। फिर वही दोनों लोग या तो डॉक्टर समीर से फोन करवाते हैं या खुद ही रिसेप्शनिस्ट को कह देते हैं कि डॉक्टर समीर छुट्टी पर गए हैं। डॉक्टर समीर के प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड और कॉल रिकॉर्ड से एक बात तो साफ है कि कविता उस दिन कंसल्टेशन के लिए गई थी और उस दिन वो डॉक्टर समीर से पहली बार मिल रही थी। फुटेज में गाड़ी का नंबर क्लियरली दिख रहा है, गाड़ी इसी शहर की है। क्या कि अगर ये दोनों अब तक नहीं पकड़े गए, इसका मतलब इन दोनों ने अब तक बॉर्डर क्रॉस नहीं की। मुझे ये दोनों जेल में चाहिए आज के आज। जी सर। हेलो, संदीप और किशोर पर कड़ी नजर रखना, नहीं तुम वहां से हिलना नहीं, ठीक है? सर पार्शियल प्लेट से व्हाइट कलर की 2 टेम्पो ट्रैक होगी। उसमें से एक गाड़ी का नंबर सीसीटीवी फुटेज में दिखे गाड़ी के नंबर से मैच होता है। उसमें से एक रात को अलीबाग में था, किसी बाबू का है सर। गुड जॉब, उठा लो सबको। पुलिस को पता लगा कि इनका एक बड़ा गैंग है जो अलग अलग शहरों में लोगों को फंसा के अपना शिकार बना रहे हैं। खास करके पीड़ित और मजबूर महिलाओं को और अलग अलग तरीकों से इनके बारे में पता लगाते हैं। कभी मनोचिकित्सकों से, कभी लोन देने वालों से, कभी कभी महिलाओं की मदद करने वाली संस्थाओं से, यहाँ तक कि इन लोगों ने तो एडवर्टाइजमेंट्स की तक मदद ली है। सबसे पहले तो तू ये बता कि रेप और मर्डर करके इतने दिन हमसे बच के तू गायब कैसे रहा? इस प्लान में और कौन कौन शामिल था तेरे साथ? आओ आओ, आखिरकार तुम आ ही गई। मैं कब से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। हेलो, हाँ ठीक है, पहुंच रहा हूँ 20 मिनट में। चलो कितनी बार बोला ऐसे बुलाने का नहीं। तेरी शर्म आती तुम्हें अपना ऑफिसर कहते हुए? तुम्हारे जैसे चंद लोगों की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है। कौन है वो लोग जिन्हें तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो? सर मुझे नहीं मालूम कि ये रेप और मर्डर किसने किए। मैं तो कुछ पैसे के लिए बस इन्हें इन्फॉर्मेशन देता था, बस यही कि हमारी नाकाबंदी कहाँ लगने वाली है। मैम आप बहुत लकी हैं क्योंकि इस साल हम सिर्फ 2 और ग्राहकों की सेवा कर सकते हैं। ये देखिए, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है और हर्बल भी। आप चाहें तो 1 वीक का फ्री ट्रायल ले सकती हैं। मैम आप बहुत सुंदर हैं। कविता तो पैसे वाली नहीं थी। सर हमारे बॉस को कविता बहुत पसंद थी, वो उसे पाना चाहते थे, लेकिन सर वो कभी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते, बल्कि औरतों को इतना मजबूर कर देते हैं कि वो खुद ब खुद उनके पास आती। अलीबाग में हम लोग 1.5 साल पहले शिफ्ट हुए। दरअसल नासिक में मामला ज़्यादा गर्म हो गया था, इसलिए यहाँ ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे, बस कुछ मजबूर औरतों का सेक्स रैकेट चला रहे हैं। क्या नाम है तेरे बॉस का? सर
देख कविता, पुजारी जी यहाँ नए हैं लेकिन इन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मुझे यकीन है कि इनके पास तेरी भी समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होगा। तो कितनी बार मंदिर आते, मैंने तुझे कितनी बार कहा कभी मिल तो ले। मैं आपकी समस्या समझता हूँ। आपको अपने घर पे एक विशेष पूजा करनी है और फिर उसके बाद आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आएगी। मेरी बीवी आई थी क्या इधर, कविता? जी हाँ, मैं ही आपके घर पर पूजा की तैयारियां कर रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं, पूजा कैंसिल। कोई समस्या? अरे समस्या आप हैं, आप जैसे लोग हैं जो भगवान का नाम दिखाकर हमें डराते रहते। पंडित जी, मैं अपने पति के व्यवहार के लिए आपसे फिर से माफी मांगती हूँ, लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत है। ये आपके लिए परीक्षा की घड़ी है। यदि ये पूजा आपके घर पर नहीं हो सकती तो मेरे पास एक पवित्र स्थान है जहाँ ये पूजा की जा सकती है। 14 तारीख की रात, जो कि एक शुभ मुहूर्त है, तब ये पूजा की जा सकती है। जी पंडित जी, मैं आऊंगी। उस वक्त मेरे पति और मेरा बेटा सो रहे होंगे। मैं जरूर आऊंगी। और आपकी दक्षिणा? जो आपकी खुशी हो, लेकिन अधिक प्राप्ति के लिए आपको एक बलिदान देना होगा। एक ऐसी चीज जो आपके जीवन में कुछ मोल रखती हो, उसे आपको 11 रुपए के लिए बेचना होगा। जी। कविता, तू? बचाओ! बहुत इंतजार कराया तूने। देख, अगर तू चुपचाप रहेगी तो तुझे सिर्फ मुझे खुश करना पड़ेगा, वरना मेरे सब दोस्तों को। और डॉक्टर समीर को? उसे तो मारना ही था। वो सांगली मेरे गांव से था। उसने मुझे मंदिर में पहचान लिया था। अरे विजय जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। इस पेड़ के नीचे अगर पैसे डाल दो तो दुगने हो जाते हैं। बस आपको 6 महीने के लिए इस पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा। ऐसा ही पढ़ा है मैंने। मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। मैंने तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ा। मजबूरी आदमी को महात्मा नहीं बनाती है, बल्कि मजबूरी आदमी को बेवकूफ़ ज़रूर बनाती है। लालच और मजबूरी एक बहुत ही घातक कॉकटेल है। इस ढोंगी बाबा जैसे चंद लोगों की वजह से समाज में भगवान के प्रति श्रद्धा से अच्छा काम करने वाले लोगों को भी अपराधियों की नजर से देखने लगते हैं लोग, जो कि गलत है। हमारी मजबूरी कभी हमारी कमजोरी नहीं बननी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय पर ही लोग हमारी कमजोरी का फायदा उठा के हमें और मजबूर कर सकते हैं, हमें चोट पहुंचा सकते हैं। हमारा विश्वास भी जीवन की तरह अनमोल है। जैसे हम अपना जीवन हर किसी के हवाले नहीं कर देते, वैसे ही अपना विश्वास भी हमें किसी पर बस यूं ही नहीं कर लेना चाहिए। सोच समझ कर इंसान पर विश्वास करें। एक गलत इंसान पे विश्वास, जिसकी बहुत बड़ी और बुरी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। इसलिए प्लीज सतर्क रहें। सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। आप किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करेंगे। इस आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत परिवार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। बड़े शहरों के सपने भी बड़े होते हैं, लेकिन मैंने एक छोटा सा सपना देखा था जिसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुका रही थी मैं। मुंबई का ये सफ़र मेरे लिए एक दर्दनाक सफ़र था।
भैया बस यहाँ रोक दीजिए। भैया आप यहीं रुकिएगा, मैं 10 मिनट में आती हूँ। भैया आपका फोन दीजिएगा। क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं, मेरे फोन की बैटरी डाउन है। थैंक यू भैया। अब भैया अगर मैं 10 मिनट में वापस नहीं आई ना, तो अभी मैंने आपके फोन में जो फोटो खींची ना, वो आप पुलिस को दिखा देना और कहना कि आपने मुझे यहीं छोड़ा और मेरी जान खतरे में है, ठीक है? ये क्या बोल रही है मैडम? ये क्या लफड़ा है यार? नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। युवा पीढ़ी हमारे समाज के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। इस उम्र में जोश होता है, ऊर्जा होती है, लेकिन वहीं रास्ता भटकने की संभावना भी होती है। काबिल बनने के लिए खुद की इच्छा तो जरूरी है, लेकिन माँ बाप का समर्थन भी जरूरी है। हमारे समाज में कहीं ना कहीं लड़कियों को वो समर्थन, वो साथ माँ बाप का नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की संघर्षों की है जो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन पता है ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी जिंदगी को रेप, फरेब और हत्या से रंग कर रख दिया। उम्मीदों से भरी हुई ये लड़की जिंदगी के अंधेरे रास्तों में कहीं खोकर रह गई। अम्मी, अम्मी, इस दुआ ने, ऊपर वाले ने मेरे अंदर एक एहसास जगाया है। देखो अम्मी, अगर आज हम रुक गए ना, तो हम हमेशा के लिए रुक जाएंगे। अम्मी, 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 मुझे आज़ाद कर दो। अम्मी, मुझे आज़ाद कर दो। सुजा बेटा, हम तुम्हारे अब्बू के खिलाफ नहीं जा सकते। उन्होंने कहा है तू मुंबई नहीं जाएगी। अम्मी, अम्मी, हम तो उन्हें प्यार से मनाना चाहते थे। आप क्या चाहते हैं कि हम कैसी जिंदगी जिए जैसे आपने जी है? हम किसी और मर्द के हाथ की कठपुतली नहीं बन सकते। अम्मी प्लीज, प्लीज अम्मी जाने दो ना, हमें आज़ाद कर दो अम्मी। ठीक है, तू जल्दी से पैकिंग कर ले। तेरे अब्बू के आने से पहले तू चली जा। शुक्रिया अम्मी। लाओ साहब, मैं पहुंचा देता हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, तो अपना काम कर। चलो रोशन। डोरबेल आपने बजाई थी? नहीं तो लगता है फ्लैट की चाबी कार में छूट गई है। मैं अभी लेके आता हूँ। ये फ्लैट आपने खरीदा है? नहीं नहीं, ये तो मेरे हस्बैंड ने रेंट पे लिया है। ओह, मतलब आप हमारे न्यू नेबर है? जी। अरे वाह। अच्छा, आपके हस्बैंड आते हैं तब तक आप हमारे घर में बैठ जाइए। नहीं नहीं ठीक है। अरे प्लीज शर्माइए मत, प्लीज आइए ना, बैठिए। बाय द वे, आई एम शोजा। मैं रोशनी। प्लीज कम, प्लीज कम, बैठिए। आप यहाँ अकेली रहती हैं? नहीं नहीं, मैं तो 2 जंगली बिल्लियों के साथ रहती हूँ।
मेरी 2 रूममेट्स, दोनों कल शूट पे थी ना, इसलिए सो रही है, वरना यहाँ इतनी शांति नहीं होती। आपकी रूममेट्स एक्ट्रेस है? नहीं नहीं, दोनों नहीं, ये कालिंदी है, वो एक्ट्रेस है, और पूर्वा असिस्टेंट डायरेक्टर है। दोनों बहुत टैलेंटेड है। और आप क्या करती हैं? मैंने MBA किया है, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, लेकिन फिलहाल अभी तो कोई जॉब भी नहीं है। एनीवे, आप अपने बारे में बताइए। फिलहाल तो शादी की है, पर पता नहीं आगे क्या कर पाऊंगी। खैर छोड़िए। अच्छा, मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकती हूँ क्या? यस यस, प्लीज कम दिस साइड। थैंक यू। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। पूर्वा, ये क्या कर रही है दोनों? हाँ, अभी तो सो रही थी और अभी बाथरूम में, और वो भी एक साथ। कम से कम दरवाजा तो लॉक कर देते। तुम कुछ हो, ये बता, ये कौन है? रोशनी है, अपनी न्यू नेबर। तुम लोग भी ना। अम्मी, ये मामूली बात नहीं है, नाइंसाफी है अब्बू की। और अब अगर अब्बू ने एक भी बार आप पर हाथ उठाया ना, तो आप सीधा पुलिस को बताएंगी। तू मेरी फिक्र करना छोड़ दे और अपने काम में दिल लगा। अम्मी, मैं आपको 2 मिनट में फोन करती हूँ। कालिंदी, बहुत हो गया तेरा। हाँ, इसी तरह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। चल। मैं ही पागल थी जो मैं तेरा रेंट बेयर कर रही थी, और तूने मेरे पैसे चुराए। और नहीं कालिंदी, चल। अरे छोड़ मेरा। ये क्या चलता रहता है तुम दोनों का? कभी एक दूसरे से इतना प्यार करती रहती हो, कभी ऐसे चिक चिक। अरे बहुत झेलिया प्यार से इस नशेड़ी को। सुन कालिंदी, ये तेरा लास्ट मंथ है, इसके बाद अगर रेंट पे शेयर नहीं किया ना, तो चुपचाप गाँव निकल लेना। वैसे भी तेरे यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, आई थी बड़ी एक्ट्रेस बनने के लिए। देख कालिंदी, पूर्वा सही कह रही है, किसी दिन तेरा ये नशा ना तुझे ले डूबेगा। तुम मेरी माँ मत बन, समझी ना? रही बात उस पूर्वा की, इसको तो मैं देख लूंगी। ने मुझे चोर बोला। चल, मेरे साथ खेलेगा? चलो। ये ले, पकड़। ये पकड़ के बता। सनी, मुझे 1000 रुपए देगा? सनी। हाँ हाँ हाँ, दे दूंगा, लेकिन आप मुझे गर्लफ्रेंड बनाने के टिप्स दोगी? गर्लफ्रेंड? कौन है वो? ये लो आदित्य भाई, आपकी सिगरेट और बाकी पैसे रख। थैंक यू भाई। हाँ हाँ, ये लो ना भाई। तू अपने हरकतों से बात नहीं आएगा? हाँ? चल घर जा। और तू? सब वो आदित्य भाई ने बोला तो मैं मना नहीं कर पाया। आइंदा से गलती की ना तो नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। चल जा यहाँ से। पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे रहिए, पीछे रहिए आप लोग। साइड पे रहिए, साइड पे रहिए।
इस रूम में अकेली सोती थी। मैं और कालिंदी दूसरे रूम में सोते थे। कालिंदी कौन? मेरी रूममेट। मैं सुबह उठी तो वो कमरे में नहीं थी। मैं बाहर आई तो फ्लैट का मेन डोर खुला था। शोजा ऐसे बिना कपड़ों के पड़ी थी सर। मैंने कालिंदी को फोन किया लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, रात में यहाँ पे क्या हो गया? इतना ब्रूटल मर्डर हुआ, पूरा सामान बिखरा पड़ा, आपने कोई आवाज नहीं सुनी? सुबह तक आराम से सोती रही? मेरे कमरे का एसी बहुत आवाज करता है सर। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि यहाँ इतना कुछ हो गया। शोजा का कोई बॉयफ्रेंड जिसका यहाँ आना जाना? नहीं सर, जहाँ तक मुझे पता है शोजा का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। फैमिली कहाँ रहती है? इसके अम्मी अबू भरूच में रहते हैं। और वो कालिंदी? वो दिल्ली। सुमित, डिटेल लो इनसे। ओके सर, चलिए। अब ये रोना होना बंद कर रोशनी, और उस लड़की के बजाय ना अपना टेंशन ले, वरना हम सब नहीं सर, हमें किसी तरह के झगड़े या मारपीट की आवाज़ नहीं सुनाई थी, बल्कि सर हम तो रात को 10 बजे ही सो जाते हैं। सर हमने किसी को भी नहीं देखा। और आप लोग उनके पड़ोसी हैं, वो जस्ट आपके फ्लोर पे रहती हैं, तो आप लोग कुछ तो जानते होंगे कि ये लड़की यहाँ पर कैसे। और हम उनके बारे में सर कुछ भी नहीं जानते। मैम बिल्डिंग में तो नाम के लिए सीसीटीवी लगा रखे हैं, फुटेज तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। मैम सीसीटीवी की मेंटेनेंस पेंडिंग है। लास्ट टाइम जब इंजीनियर आया था उसने कहा था हार्ड ड्राइव करप्ट हो चुकी है, बदलनी पड़ेगी, मगर काम नहीं हो पाया मैम। आप बिल्डिंग के सेक्रेटरी है ना, तो इसका जिम्मेदार कौन है? और तुम कल यहीं थे ना ड्यूटी पे? कालिंदी नाम की लड़की उसके फ्लैट से गायब है। तुमने उसे बाहर जाते हुए तो देखा ही होगा। नहीं मैडम, याद नहीं है। और वैसे भी मैडम, इस बिल्डिंग में मैं अकेला ही गार्ड हूँ, दिन रात मेरी ही ड्यूटी रहती है, तो क्या पता मैं राउंड पे गया हूँगा तो चली गई होंगी वो। तो टेंशन मत ले, आज रात से मैं तेरी फ्रेंडशिप करवाने की सेटिंग पूरी कर दूंगी। हाँ? खोलो दरवाजा! खोलो दरवाजा! दरवाजा खोलो! शोजा ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने पिता से बगावत की, लेकिन ऐसा क्या सपना था शोजा का जो उसकी मौत के साथ अधूरा रह गया? शोजा का भरूच से लेके मुंबई तक का सफर क्या उसकी मौत के लिए जिम्मेदार था, या इसके पीछे कुछ और वजह थी? वो औरत कौन थी जिसकी लाश शोजा ने उस घर में देखी थी? और शोजा की रूममेट कालिंदी कहाँ गायब थी? खैर पुलिस को पूर्वा और कालिंदी पे शक था, लेकिन इस केस के और भी ऐसे कई सारे पहलू थे जो पुलिस के सामने अभी तक आए नहीं थे। सर, शोजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। शोजा का मर्डर 16 नवंबर की देर रात 12 से 2 बजे के बीच में किया गया था। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कंफर्म हुआ है कि शोजा का रेप हुआ था, लेकिन सर शोजा के मर्डर के बाद उसकी डेड बॉडी के साथ रेप किया गया था। और सर ये बात तो कंफर्म्ड है कि इसमें कोई लड़का इन्वॉल्व है, वो भी विकृत मानसिकता का, जिसने डेड बॉडी के साथ रेप किया है। इनको ढूंढो इस जानवर को। जी सर। सनी बेटा देख, जो कर दिया सो कर दिया, उसके बारे में ज्यादा मत सोच। याद रखना, इसके बारे में तू किसी से कुछ नहीं कहेगा, समझा? दोजख में जाएगा वो जिसने मेरी बेटी को। क्या शोजा ने आपसे अपने रूममेट या किसी लड़के का जिक्र किया था? उसके साथ क्या हो रहा था उसने हमें कभी बताया नहीं। मेरी बच्ची की क्या गलती थी? मुझे पता लगा कि वो कोई जॉब ढूंढ रही थी। जॉब? नहीं साहब, उसने तो मुझे ये बताया था कि वो अपना कुछ बिजनेस शुरू करना चाहती थी। अम्मी बिजनेस शुरू तो हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। जो भी है संभल के करना, अगर पैसों की जरूरत हो ना तो बता देना। शोजा अगर वाकई खुद का बिजनेस करना चाहती थी तो जाहिर सी बात है
उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा भी होगा। उसके बैंक की डिटेल्स निकलो, उसकी रिसेंट एक्टिविटी पता करो, और क्राइम सीन पर उसका जो फ़ोन मिला था अनलॉक हुआ? सर मैंने साइबर सेल वालों के पास भेजा है, मैं पता करता हूँ। सर मैंने कालिंदी के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। मर्डर वाली रात के 1 बजे तक उसका फ़ोन उसी के बिल्डिंग के एरिया में एक्टिव था और फिर उसका फ़ोन बंद हो गया। लेकिन सर हमें कालिंदी के कॉल रिकॉर्ड्स में एक सोहेल नाम के लड़के का नंबर मिला है, और सर इस सोहेल का फ़ोन भी उस रात उसी एरिया में एक्टिव था, इनफैक्ट सुबह 7 बजे तक। तो इसका मतलब उस रात उनके फ्लैट में ये सोहेल भी मौजूद था, और पूर्वा ने तो हमें कुछ बताया नहीं। जी सर। और सर हमें कालिंदी और पूर्वा के रूम से जो सिगरेट के बड्स मिले थे उसमें ड्रग्स के ट्रेसेस मिले हैं। मुझे तो लगता है ये लड़की और सोहेल सब ड्रग्स लेते हैं। बुलाओ उस पूर्वा को। जी सर। सर मैं ड्रग्स नहीं लेती, ड्रग्स की लत तो कालिंदी को थी। मुझे लगता है कि कालिंदी ने नशे की हालत में सोचा को। शोजा का सिर्फ कत्ल नहीं हुआ, रेप भी हुआ। कत्ल अगर कालिंदी ने किया है तो रेप किसने किया? और हमें पता चला कि उस रात फ्लैट में तुम लोगों के साथ कोई सोहेल नाम का लड़का भी था। हाँ या नहीं? हाँ सर हाँ। तो पहले क्यों नहीं बताया? वो मैं डर गई थी सर। सर उसे कालिंदी ने बुलाया था। मैम कालिंदी मेरी गर्लफ्रेंड जरूर है, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ है। लेकिन उस रात तो तू वहीं था ना जब शोजा का मर्डर हुआ था। कहीं तूने तो शोजा के साथ? नहीं मैम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं वहां गया जरूर था, लेकिन मैंने शोजा को वहां देखा तक नहीं मैम। कब गया था तू वहां? 12 सवा 12 के आसपास। शोजा के रूम का दरवाजा बंद था मैम, और हम दूसरे रूम में पार्टी कर रहे थे। मैं बस अभी आई। पूर्वा, ये क्या कर रही है पूर्वा? ये वो क्या कर रही है पूर्वा? पूर्वा सोहेल! कालिंदी मेरी फ्रेंड के साथ? कालिंदी मैं नहीं, उल्टा ने पूर्वा ने मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं कालिंदी, मैंने कुछ नहीं किया। डोंट वरी, मैं और पूर्वा तो एक ही हैं। और उसी रात मुझे पता चला कि उनका आपस में भी रिलेशन है, और उन दोनों ने मेरे साथ। अगर उस रात वो दोनों तेरे साथ थी तो कालिंदी कहाँ गायब हो गई? और शोजा का मर्डर किसने? शोजा के मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता मैम, लेकिन हाँ मैम, उस दिन कालिंदी और पूर्वा की लड़ाई हुई थी मैम। तू मुझे चोर समझती है ना? देख, मैंने तुझसे अपना बॉयफ्रेंड शेयर किया। बॉयफ्रेंड शेयर किया तो रेंट नहीं शेयर करेगी? सुन कालिंदी, अब मैं तेरा रेंट नहीं बेयर करने वाली, समझी? निकल निकल। मतलब तू मुझे घर से निकालेगी? हाँ साली एहसान फरामोश। साली किसको बोला रे? हाँ तेरे को बोला, क्या कर ले? हाँ हाँ मैं बताऊँ क्या करूँगी? तुझे तो मैं देख लूंगी, समझी? मैं बेकार में उन दोनों के बीच में फंस गया था। नशे से मेरा सर फट रहा था और मैं वहीं सो गया था मैम। कालिंदी कहाँ गई थी तब? सर मुझे सचमुच नहीं पता वो कहाँ गई थी। नशे की हालत में फिर मेरी भी आंख लग गई थी, और फिर सुबह शोजा! शोजा! सर सोहेल तो अपना पल्ला झाड़ के भाग गया, और सर मैं बहुत डर गई थी, इसलिए आपको उसके बारे में कुछ बता नहीं पाई सर। तो शोजा के साथ सोहेल ने कुछ? सर मुझे सचमुच नहीं मालूम क्या हुआ था। सर मैंने आपसे कहा ना, कालिंदी के जाने के बाद लगभग 2 बजे तक मैं भी सो गई थी सर। तू उस रात बहुत नशे में था। नशे में जो तूने पूर्वा और कालिंदी के साथ किया वही करने तो शोजा के बेडरूम में गया।
शोजा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, शोजा ने तेरा प्रोटेस्ट किया तो तूने उसका मर्डर कर दिया और फिर उसकी डेड बॉडी। मैम मैंने कुछ नहीं किया मैम, मेरा यकीन कीजिए, कुछ नहीं किया मैंने। मैम मुझे तो लगता है कि पूर्वा और कालिंदी मिलके मुझे फंसाना चाहती है। शायद इन्होंने कोई प्लान बनाया था और इसलिए मुझे वहां बुलाया था मैम। वो तो हम पता लगा लेंगे। और इंतजार करने का वक्त नहीं मेरे पास, जल्दी बंदोबस्त करो, वो भी 2 दिन के अंदर। रखता हूं। अब क्या बंदोबस्त कर रहे हो तुम? ये तुम ताने देकर ना मेरे से बात मत किया करो। मैं जो भी कुछ कर रहा हूं ना हमारे लिए कर रहा हूं। शोजा का फोन अनलॉक हो गया है। मर्डर वाली रात 12 बजे के आसपास शोजा ने 100 नंबर पे भी डायल किया था, लेकिन सर कॉल मिलाते ही तुरंत उसने कॉल काट दिया। तो मतलब वो किसी मुसीबत में थी। उसने 100 नंबर डायल किया 12 बजे के करीब। उस दौरान उस फ्लैट में उसकी दोनों रूममेट के अलावा सोहेल भी मौजूद था। तो क्या शोजा को इन तीनों से कोई खतरा महसूस हो रहा था या वजह कुछ और है? और सर शोजा के मोबाइल में आदित्य नाम के लड़के के 5 मिस कॉल शो कर रहे हैं, जो मर्डर वाली रात 11:30 से 12 बजे के बीच में किए गए थे। कौन है आदित्य? सर सोसाइटी के सेक्रेटरी वाइकर का बेटा है, शोजा के फ्लैट के ऊपर वाले फ्लोर में रहता है। मिलते हैं सर आदित्य से। सर ये टैक्सी ड्राइवर है, आपसे शोजा के बारे में कुछ बात करना चाहता है। जी कहिए। सर आज सुबह ही मैंने इन मैडम के मर्डर की खबर अखबार में पढ़ी। कुछ रोज पहले इन्होंने मेरी टैक्सी पकड़ी थी साहब, मैंने इन्हें ठाकुर चौल के पास छोड़ा था। अगर मैं 10 मिनट में वापस नहीं आई ना तो अभी मैंने आपके फ़ोन में जो फोटो खींची ना वो आप पुलिस को दिखा देना और कहना कि आपने मुझे यहीं छोड़ा और मेरी जान खतरे में है। मैं बहुत घबरा गया था साहब, कहीं किसी लफड़े में ना फंस जाऊं, लेकिन ये मैडम कुछ देर बाद ही वापस आ गई। भैया जल्दी चलिए। क्या हुआ मैडम? अरे कुछ नहीं, आप सवाल मत कीजिए, जल्दी चलिए प्लीज। उसके बाद मैंने इन्हें SG रोड पर छोड़ा था साहब, फिर इन्होंने मेरे फ़ोन से अपनी फ़ोटो डिलीट की और बोला। भैया जो भी हुआ उससे भूल जाइएगा। हाँ कब की बात है? 16 नवंबर। तो ठाकुर चौल में वो कहाँ गई थी जहाँ जाने से उसे लग रहा था कि उसकी जान को खतरा है? चौल में कहाँ गई वो तो नहीं पता साहब, मैंने इन्हें रोड पर छोड़ा था। रेणुका इन्हें साथ लेकर जाओ, इन्हें वो जगह दिखाई। चलिए। मैडम यहीं पे उस दिन मैडम ने गाड़ी रुकवाई थी और वो आगे उस गली में जाके मुड़ गई थी। सर आप गलत समझ रहे हैं, शोजा और मैं एक ही सोसाइटी में रहते थे, इसलिए हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी। सर हम अच्छे दोस्त बन गए थे, फिर हमने एक दूसरे के फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए, इसलिए मैं उसे फ़ोन करता था। सर लेकिन मर्डर वाली रात वो काफ़ी परेशान थी। हाय शोजा। हाय। क्या हुआ, थोड़ी परेशान लग रही हो? नहीं वो तबीयत ठीक नहीं है। सर मैंने बस तबीयत पूछने के लिए फ़ोन किया था उसको। तो तुम कह रहे हो कि तुम और शोजा अच्छे दोस्त थे, इसलिए तुम उसे कॉल करते थे? हाँ सर। तो उसने तो तुम्हारा कॉल कभी रिसीव ही नहीं किया, एक बार भी नहीं की। क्यों? क्योंकि तुम उसे परेशान करते हो, आते जाते तंग करते होगे, बार बार कॉल करते होगे। उस रात भी कई कॉल की, उसने कॉल उठाई नहीं, तुम सीधा पहुंच गए उसके फ्लैट पर और फिर उस... नहीं सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम और शोजा अगर अच्छे फ्रेंड्स थे तो उसके साथ जो कालिंदी रहती थी उसे भी जानते होगे। कालिंदी कहाँ है? बोलो, चुप क्यों हो गए? जानते हो कालिंदी कहाँ? क्योंकि अगर तुम... सर ये कुछ नहीं जानता है, आप बेवजह शक कर रहे हैं, ये उस रात घर पे ही था। हाँ रेणुका। सर मैंने पता किया, शोजा का ठाकुर चौल में शबनम नाम की औरत के यहाँ पे आना जाना था और सर ये शबनम का भी मर्डर हो गया है। What? शबनम का मर्डर शोजा के मर्डर के तकरीबन 8-10 घंटे पहले हुआ था, शबनम के ही घर में। और सर शबनम के मर्डर के बाद से ही वहाँ की लोकल पुलिस शोजा की तलाश में थी। सर शोजा की एक पड़ोसी ने तो उसका स्केच भी बनवाया था। तुम शबनम के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो, मैं भी वहीं पहुंचा हूं। रोशनी जल्दी करो, हमें आज रात को ही निकलना होगा। साहब वो लड़की आए दिन आकर शबनम से झगड़ा कर जाती थी। कैसा झगड़ा? तू फिर आ गई? आज तो मैं तेरे बेटे से मिलकर ही जाऊंगी। नहीं क्या
कितनी बार बोला तुझे, मेरी शादी तक नहीं तो बेटा कहाँ से आएगा? चल निकल और आना मत कभी। भाभी जी, भाभी जी, ये जो लड़का है यही रहता है ना? यही है ना इसकी माँ? पता नहीं साहब उस लड़की को क्या गलतफहमी थी, लेकिन शबनम की शादी सचमुच में नहीं हुई थी तो बेटा होने का तो सवाल ही नहीं उठता सर। किस लड़के की तस्वीर दिखा रही थी वो आपको? पता नहीं साहब, मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा। नहीं, हम नहीं जानते ये औरत कौन है। मैं इस औरत का नाम नहीं जानती, लेकिन शोजा ने इसे किसी टीवी सीरियल में देखा था और इसका फोटो क्लिक कर लिया था। उसके बाद वो मुझसे और कालिंदी से इसके बारे में पूछ रही थी। अपूर्वा, कालिंदी, ये जरा देखना, तुम दोनों जानती हो क्या इस औरत के बारे में? ये कोई नोन आर्टिस्ट नहीं है, भीड़ में खड़ी है, शायद कोई जूनियर आर्टिस्ट होगी। तुम पता कर सकती हो इसके बारे में? सर, कालिंदी ने शोजा से बोला भी था कि वो इस औरत के बारे में पता करके उसे बताएगी। और शोजा का तो फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं था, फिर वो इस औरत के बारे में क्यों पता कर रही थी? सर, इस बारे में उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। सर, शोजा के फ़ोन में हमें इस लड़की की फ़ोटो मिली है और सर मैंने शबनम के पड़ोसियों से कंफर्म किया है, ये वही लड़का है जिसे शोजा शबनम का बेटा मान रही थी। कौन है लड़का, कुछ पता चला? नहीं सर, शोजा की फैमिली भी इसके बारे में कुछ नहीं जानती और ना ही पूर्वा ने इसे आइडेंटिफाई किया है। लेकिन सर, शोजा के 2 महीने पुराने कॉल डेटा रिकॉर्ड्स में हमें एक फेक आईडी नंबर मिला है। 2 महीने पहले तक तो इस नंबर से शोजा की बातें होती थी, लेकिन अब ये नंबर बंद है। इस टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि शोजा को अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था और उस दिन वो शबनम से मिलने गई, तो क्या उसे शबनम से खतरा महसूस हो रहा था या फिर इस लड़के से, इसके बारे में पता कर रही थी? सर, शोजा के फ़ोन से दिलीप जनार्दन नाम के एक पॉलिटिशियन को भी कॉल हो रहे थे और टैक्सी ड्राइवर ने भी हमें बताया कि शबनम के बाद उसने शोजा को एसडी रोड पे छोड़ा था, जहाँ पे पास ही दिलीप जनार्दन का घर भी है। तो क्या उस दिन शोजा शबनम से मिलने के बाद इस पॉलिटिशियन दिलीप जनार्दन से मिलने गई थी? ठीक है, हम आपके गांव के पानी की समस्या दूर कर देंगे। इंस्पेक्टर आदिल खान का फ़ोन है, वो कह रहा है किसी शोजा के रेप और मर्डर के केस के बारे में आपसे पूछताछ करते हैं, आपसे मिलने का वक्त मांग रहा है। छोड़ दो, हमारी मीटिंग में बिजी। जाओ जी। अभी नहीं मिल सकते तो कब मिल सकते हैं? ओके। ये जनार्दन तो मिलने से मना कर रहा है, वाकई मसरूफ़ है या मैं अवॉइड कर रहा है? पता करो शोजा इस जनार्दन को कैसे जानती थी और शोजा के बैंक अकाउंट डिटेल्स का क्या हुआ? सर, शोजा का बैंक अकाउंट NKSP बैंक में था, उसकी बैंक स्टेटमेंट हमें मिल गई है, हम चेक कर रहे हैं। शोजा का सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक करो, हो सकता है वहाँ से उस लड़के की कुछ लीड मिले जिसे वो शबनम को बेटा मान रही थी। जी सर। मैं कम इन सर? सर, मलवानी पुलिस से कालिंदी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। सर, 16 नवंबर की रात को कालिंदी एक रेव पार्टी में ड्रग्स लेती हुई अरेस्ट हुई थी। सर, अभी तक वो जेल में है। क्या शोजा का मर्डर हो गया है? ड्रामा तो ऐसे करे जैसे तुम्हें सुनकर बड़ा दुख हुआ, जबकि तुम्हारी रूममेट पूर्वा और सोहेल को यही लग रहा है कि तुमने शोजा को मारा इसलिए तुम भाग गए। नहीं सर, मैं उसे क्यों मारूंगी? मेरी तो उससे कोई दुश्मनी भी नहीं थी। मैं तो उस रात गुस्से में घर से निकल गई थी और जब मैं निकली तो मैंने देखा शोजा अपने रूम पर ही थी। उसके बाद मैंने अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन किया, वो एक पार्टी में था, उसने मुझे वहाँ बुलाया और मैं वहाँ चली गई, लेकिन सर वहाँ रेड पड़ गई। उसके बाद उस लड़के को जानती हो? नहीं सर। वैसे हेलो गुड्डू, जिस औरत के चेहरे पर सर्कल है ना, उसका पता करना है कि कौन है वो। मैं पता करके बताता हूँ। सर, गुड्डू जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर है। शोजा के कहने पर मैंने गुड्डू से उस औरत का नाम और नंबर निकलवाया था और इस बारे में मैंने शोजा को सब बता दिया था। जिस दिन जूनियर आर्टिस्ट शबनम का कत्ल हुआ, शोजा भी उसके घर पर गई थी। वहाँ से रात को लौटने के बाद जब वो घर पर आई, तुम्हारी से कुछ बात हुई थी या तुमने कुछ ऐसा देखा या नोटिस किया जो तुम्हें अजीब लगा? सर, उसके आने के बाद हमारी ज़्यादा बात तो नहीं हुई थी, लेकिन एक दिन पहले मैंने शोजा को हमारी नेबर के घर में देखा था। वो कुछ दिन पहले ही आई थी। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा सर, लेकिन वो रोशनी शोजा से रोते रोते कुछ बोल रही थी। हाँ बोलो। सर, शोजा के बाजू वाले फ्लैट में जो मियाँ बीवी रहते थे, उनके घर पे तो कई दिनों से ताला लगा हुआ है सर। ऐसे अचानक कहाँ गायब हो गए? मालूम नहीं सर, वो लोग कुछ दिन पहले ही यहाँ पर रहने आए थे। और वो जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर गुड्डू, उसको बुलवाया? नहीं सर, मैंने उसे फ़ोन किया था, वो आउटडोर शूट पे 2 दिन बाद मुंबई आएगा। सर,
मैंने शोजा की बैंक स्टेटमेंट्स चेक की। 3 महीने पहले तक लगातार हर महीने शोजा के अकाउंट में 25,000 ट्रांसफर हो रहे थे। और ये ट्रांसफर कौन कर रहा था? सर अकाउंट नितिन दीक्षित का है। शोजा के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स में भी हमें इसका नंबर मिला है। पता लगाओ इस नितिन दीक्षित का शोजा से क्या कनेक्शन था। जी सर। और सर और एक बात, हमें शोजा के सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता चला जिसे शोजा शबनम का बेटा मान रही थी। लेकिन सर शोजा के सोशल मीडिया अकाउंट में हमें ये सनी नाम के लड़के का प्रोफाइल मिला है जो शोजा की हर फोटो हर वीडियो पे लाइक और कमेंट करता था। लेकिन सर गौर करने वाली बात यह है कि शोजा के मर्डर के तुरंत बाद इसका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। अरे सनी तो यहाँ? हाँ वो आपको हैप्पी फ्रेंडशिप डे विश करने आया था। क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? दोस्त को रेड नहीं येलो फ्लावर देते हैं। लेकिन मुझे तो रेड फ्लावर्स पसंद है और आप भी। सनी 124 सोशल मीडिया पर ये आपका प्रोफाइल है, डिलीट क्यों किया? क्यों, क्या हुआ सर? मोबाइल कहाँ आपका? पापा के पास। उन्होंने मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट किया और फ़ोन रख लिया। ये फ़ोन की सारी मीडिया फाइल डिलीट क्यों की आपने? और क्या करता सर, उस लड़की का मर्डर हो गया था और ये सनी उस लड़की के साथ। सनी उस लड़की के साथ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रहे। ऐसा कुछ नहीं था तो सब कुछ डिलीट क्यों किया आपने? और आपका बेटा सनी शोजा को सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहा था, उसकी पोस्ट पर लाइक करता था, कमेंट करता था। वो वही करता था कि उसकी आईडी यूज़ करके ये सब आप कर रहे हैं? क्योंकि इस आईडी के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है वो तो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। हाँ सर, लेकिन मेरा नंबर सनी यूज़ कर रहा था। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने उसे फ़ोन देके। सर सारा दिन सनी उन लड़कियों में घुसा रहता था। सर मैं कह रहा हूँ उन लड़कियों ने बिगाड़ा मेरे बेटे को। तो उसी का बदला लिया शोजा से? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। इस फ़ोन का डाटा रिट्रीव करो, तहकीकात के बाद फ़ोन आपको वापस मिल जाएगा। और एक बात, हमसे बिना पूछे शहर से बाहर मत जाना। सर इंस्पेक्टर ने दोबारा कॉल किया था, वो आपसे मिलना चाहता है। ये बैंक अकाउंट आपका? हाँ सर। आपके इस अकाउंट से शोजा के अकाउंट में हर महीने 25,000 रुपये ट्रांसफ़र हो रहे थे, क्यों? सर एक्चुअली शोजा और मैंने साथ में एमबी किया है और हम दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे थे। कैसा बिजनेस? नितिन, तुम भदोई के रहने वाले हो और तुम्हें पता है कि भदोई में जो हैंडलूम दरी बनती है वो काफी कंट्री में एक्सपोर्ट होती है। आई नो शोजा, लेकिन एक्सपोर्ट का काम शुरू करने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। माना कि इसमें इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हम ट्रेडिंग से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं ना। सर हमने कुछ टाइम तक साथ में काम किया लेकिन ज़्यादा कमाई नहीं हो रही थी सर। उसके बाद मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब का ऑफर आ गया था तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। तो आप और शोजा दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे थे? हाँ सर। जाहिर सी बात है, आप और शोजा दोनों एक दूसरे को जानते होंगे, एक दूसरे पर ट्रस्ट करते होंगे। तो शोजा का मर्डर हो गया तब भी आप चुपचाप बैठे रहे? सर मैं कंपनी के काम से दिल्ली गया हुआ था और काफ़ी टाइम से शोजा और मैं टच में भी नहीं थे सर। लेकिन सर मुझे बहुत दुख हुआ, शोजा के साथ इतना सब कुछ हो गया। तो शोजा के साथ ये सब किसने किया हुआ? किसी पर शक? नहीं सर, कोई आइडिया नहीं है। कैसे जानते हैं? नहीं सर। तो इस लड़के को? सर इस लड़के को मैंने शोजा के साथ एक बार देखा है सर। अच्छा राहुल, मैं चलती हूँ। बाय। सर शोजा ने मुझे इस लड़के के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था सर। मुझे बस इतना पता है कि इस लड़के का नाम राहुल है। क्या लगता है आपको, इस राहुल का शोजा के साथ अफेयर था? शायद। क्या देख रहे थे जो छुपा दिया? कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं, इधर दो। छोड़िए छोड़िए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हें प्यार करती थी सोजा से, मैं भी उसके बगैर बड़ी कमी महसूस करता हूँ। हमेशा उसको कोसते रहते थे, आज उसकी कमी महसूस हो रही है आपको? सब नौटंकी है आपकी ये। कहीं ऐसा तो नहीं
उसकी ये फोटो किसी को सुपारी देने के लिए तो नहीं भेजी थी आपने? आई एम रीचिंग, थैंक यू। सर रोशनी और जयंत दोनों की इन्फॉर्मेशन निकाली है मैंने। सर रोशनी और जयंत दोनों पति पत्नी नहीं है। रोशनी एक एस्कॉर्ट है और जयंत उसका पिम्प। क्या शुजा को इन दोनों की सच्चाई का पता चल गया था और इन दोनों ने शुजा को? पॉलिटिशियन जनार्दन ने मिलने का वक्त दिया। चलो किसी भी तरह से पता लगाओ ये दोनों इस वक्त कहाँ गायब। ओके सर। मैं सोजा को पर्सनली नहीं जानता हूँ। हाँ, वो मेरे पीए को फ़ोन करके अपॉइंटमेंट के लिए बार बार बोल रही थी, किसी सोशल वर्क के लिए मिलना चाहती थी। लेकिन जब मैं उसे मिला तो वो अजीब बातें कर रही थी। सोशल वर्क तो आपका भांजा करता है, चूना लगाया उसने मुझे। कहीं आप भी तो उसके फ्रॉड में शामिल नहीं है? क्या बकवास कर रही तुम? बकवास? अब आप ये भी कहेंगे ना कि राहुल जनार्दन आपका भांजा है ही नहीं। कौन राहुल जनार्दन? ये राहुल जनार्दन। मेरा कोई भांजा नहीं है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। इस लड़के की तस्वीर दिखाई थी? हाँ, ये लड़का था, लेकिन मैं इसे नहीं जानता हूँ। हो सकता है शुजा को कोई गलतफहमी हुई, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। अब आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आप जानते हो किससे बात कर रहे हो? सर मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और जिस हकीकत की मैं पड़ताल कर रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें मुझे आपके खिलाफ कुछ ना मिले। गुड्डू? जी मैडम। जिस शबनम की तूने हमें डिटेल्स दी थी, उसको ये शोजा तो राहुल की माँ समझ रही थी। जानता है इसको? जी मैडम, ये तो राहुल सामंत है, ये भी एक जूनियर आर्टिस्ट है। कहाँ रहता है ये राहुल? सर मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने तो बस चीट किया था शोजा को। क्या चीट किया था? जूनियर आर्टिस्ट मेरा पार्ट टाइम जॉब है। वैसे मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का काम करता हूँ। एक रजिस्ट्री करवाने के लिए मैं रजिस्ट्रार के ऑफिस गया था। वहाँ मैंने शोजा को देखा। वो यूनिवर्सिटी का कैंटीन का टेंडर डालने के लिए इंक्वायरी कर रही थी। मेरी उससे वहीं बातचीत हुई। मैंने उसे झांसा दिया कि मैं एक लीगल कंसल्टेंट हूँ और उसे सारा प्रोसीजर समझा दूंगा, लेकिन टेंडर डालते ही पास नहीं होता। आई नो, पर मुझे ये चांस लेना है। नो, इस काम में काफी मार्जिन है और मुझे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। तुमने दिलीप जनार्दन का नाम सुना है? दिलीप जनार्दन, वो पॉलिटिशियन? हाँ। और मेरा पूरा नाम क्या है? राहुल जनार्दन। वो कुछ लगते हैं तुम्हारे? मेरे सगे मामा है वो। तुम्हारा टेंडर पास कराने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। उसको मुझ पर पूरी तरह भरोसा नहीं हो रहा था। उसको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए मैंने शबनम को पैसों का लालच दिया और उसको अपनी माँ और दिलीप जनार्दन की बहन बना के शोजा से इंट्रोड्यूस करवाया। फिर वो मेरे झांसे में आ गई और मैंने उसको 5 लाख का चूना लगाया और मैं गायब हो गया। फिर पता नहीं उसे शबनम का कैसे पता चल गया। और तो डर गया कहीं शबनम तेरी पोल ना खोल दे, इसलिए पहले तुमने शबनम को और फिर शुजा को। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर, मेरा यकीन कीजिए। तुमने क्या किया क्या नहीं किया ये हम पता लगा लेंगे। लगाओ पता। नहीं सर, सर मेरी बात का यकीन। सर, सनी के फोन से डेटा रिट्राइव हो गया है। उसके फोन से शोजा की कई फोटोज मिली है और कालिंदी और पूर्वा का भी कहना है कि सनी एक तरफा प्यार करता था शोजा से। ये दोनों लड़कियां कहीं हमारा ध्यान सनी पे लगा के अपना और सोहेल का किया तो नहीं छुपा रही? सर माना सनी छोटा है लेकिन है बहुत गुस्सैल। हाँ सुमित। सर खबरी से इन्फॉर्मेशन मिली है कि जयंत धुले का रहने वाला है। सर मैं सब कुछ आपको सच बताता हूँ। सर मैं वहाँ से इसलिए भागा था कि ताकि आपको मेरे धंधे के बारे में पता ना लग जाए, लेकिन सर मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। शोजा का तुम्हारे घर पे भी आना जाना था और मर्डर वाले दिन भी तुम शोजा से मिली थी। हाँ मैम, शोजा बहुत ही नेक दिल लड़की थी। उसकी बातों में बहुत अपनापन था। जयंत ने मुझे धोखा देकर ज़बरदस्ती इस धंधे में डाल दिया। मैंने उस दिन शोजा को सब कुछ बताया था। उसने मुझसे कहा था वो इस सब से बाहर निकलने में मेरी मदद करेगी, लेकिन उसी रात उसका मर्डर हो गया। तो क्या जयंत ने उसका मर्डर किया था? उस रात 12 से 3 के बीच मैंने अपने क्लाइंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बातें की थी और वो सब सर मैंने रिकॉर्ड भी किया है। अगर आप सर चाहो तो देख सकते हो कि मैं उस रात मैं अपने फ्लैट पे ही था सर। शोजा रेप और मर्डर केस के जितने सस्पेक्ट्स पुलिस के रडार में थे, पुलिस उनसे पूछताछ कर चुकी थी, उनके खिलाफ सबूत जुटा रही थी। लेकिन क्या पुलिस सही दिशा में काम कर रही थी या ऐसा कुछ था जो अभी तक उनकी नजर में आया ही नहीं था? सर इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हिसाब से तो उस रात जयंत वाकई अपने फ्लैट में था। रिवाइंड करना एक बार और करो।
ये पीछे किसी मोटरसाइकिल की आवाज़ है। आई थिंक ये क्रूजर की आवाज़ है। करेक्ट। वो ये क्रूजर बिल्डिंग में दाखिल हुई 2 बजे और इसी दौरान शौजा का मर्डर हुआ। पता लगाओ उस बिल्डिंग में और उस बिल्डिंग के आसपास किस किस के पास ये बाइक है और आसपास के सीसीटीवी चेक करो। जी सर। सर ये देखिए, शोजा जिस बिल्डिंग में रहती थी उसके बाजू वाले बिल्डिंग के सीसीटीवी में रात के 2 बजे एक क्रूज़र आके रुकती है, लेकिन अब ये क्रूज़र वहाँ पे नहीं है। सर मैंने चेक किया, ये क्रूज़र आशीष सिंह नाम के आदमी की है, लेकिन सर ये क्रूज़र 16 नवंबर की सुबह चोरी हो गई थी मलाड से। मतलब ठीक उसी दिन जिस दिन शुजा का मर्डर हुआ। सर हो सकता है कि ये वही आदमी हो जिसने ये बाइक चोरी की हो। बाइक जो भी चला रहा है उसका चेहरा तो साफ नजर नहीं आ रहा, इतनी लंगड़ा के चल रहा है। पता लगाओ ये कौन। जी सर। मैंने ऐसे अंकल को देखा है जो ऐसे ही आगे चल रहे थे। इसके चलने वाले आदमी को मैंने कई बार शोजादी के पीछे जाते देखा था। तुम इस आदमी का स्केच बनवा सकते हो? सर ये भोला नाम का चोर है, ये हिस्ट्री शीटर है, पहले भी कई बार जेल जा चुका है। हिस्ट्री शीटर है तो जेल रिकॉर्ड में इसकी हिस्ट्री जरूर होगी। वहां से इसका एड्रेस निकलो और उठाओ इसे। जी सर। साहब बहुत सुंदर थी वो, उसको देखते ही दिल दे बैठा था मैं। रोज उसके पीछे जाता, सोचता आई लव यू बोल दूंगा, लेकिन बोल ही नहीं पाया। एक दिन उसके पीछे जाते हुए मैंने देखा वो किसी औरत के घर जाती थी। वो बहुत परेशान थी उस औरत से, इसीलिए मैंने उस औरत को खत्म कर डाला। सोचा तो वो मुझसे बहुत खुश हो जाएगी। ये गुड न्यूज़ देने में उसके घर चला गया। मार दियो तेरे दुश्मन को। कौन है तुम? तुम्हारा लवर। आई लव यू। नहीं। भागेगी ना? भागेगी। भाग। इस वहशी हैवान को इंसान बनाओ जरा। हम कई बार अपना सपना पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर उस दिशा में चलने लगते हैं। एक तरह से हम एकाग्र हो जाते हैं। लेकिन जानते हैं, कई बार एकाग्र होने के बाद हम अपने आसपास की गतिविधियों को नहीं देख पाते और फिर आप जानते हैं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। राहुल और शबनम के फरेब का शिकार होने के बाद भी शोजा ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। उसने ये बात अपने अब्बू को नहीं बताई क्योंकि उसे लगा अब्बू इसे उसकी नाकामी समझेंगे, और अगर वो अपनी अम्मी को बताती तो अम्मी उसकी सुरक्षा के लिए उसे सतर्क होने को कहती। शोजा का जहन इस लड़ाई में इस कदर उलझा हुआ था कि वो भोला जैसे स्टॉकर को पहचान ही नहीं पाई। उसने अपनी जान गंवा दी। हमारी आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है कि वो हर लड़ाई में खुद को हीरो समझ के अकेले लड़ने की कोशिश ना करें। अपने से बड़ों से बातें शेयर करें, क्योंकि कई बार बड़ों का अनुभव हमें ऐसे खतरों से बचा सकता है। हर लड़की अरमानों की ऊंची उड़ान भरे और उसे अपनों का साथ मिले। इसी आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहियाब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद।